साथियों, मेरा नाम सिद्धि है और आप हमें देख रहे हैं मेरी ऑफिस के यूट्यूब चैनल सिद्धि सर पे। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का सेकंड पार्ट। देखिए लास्ट लेक्चर में जो स्टेट्स ऑफ मैटर का हमने पहला लेक्चर बनाया था, उसमें हमने एनसीईआरटी के शुरू के 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, जो चैप्टर 5 है, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे। आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट ये ला रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से लेके लास्ट तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 है, देखिए लिखा हुआ है लेक्चर 2। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आते हैं। तो सबसे पहले सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 तक कर रखा था, इसमें हम लोग 15 से करेंगे। ठीक है, आप उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट में क्लास 11th का एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है। आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से शुरू करिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर इसको कैसे किया जाए इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ total pressure in a mixture of 8 gram oxygen and 4 gram hydrogen confined in a vessel of 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले कि दो गैसेज हैं यहाँ पर। एक हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, जो कितना है 8 ग्राम है, और जो हाइड्रोजन है वो 4 ग्राम है। अच्छा, दोनों को हम लोग एक कंटेनर में रख रहे हैं, एक वेसल में रख रहे हैं। वेसल का वॉल्यूम कितना है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस। इतनी जानकारी हमें दे रखी है। और यहाँ पे जो आर हमें यूज करना है वो क्या यूज करना है, 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दे दिया, दोनों का अमाउंट दे दिया, 8 ग्राम 4 ग्राम, पूरे का वॉल्यूम हमें दे दिया। तो अब बताइए, हमने पहले भी कहा है पीछे क्वेश्चन में, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आए तो हमसे सबसे सेफ साइड होता है मोल की तरफ चले। ठीक है, तो देखिए, और आपको पता है ग्राम में अगर दिया रहता है तो मोल कैसे निकालते हैं, मोलर वेट से भाग देके, डिवाइड करके इनफैक्ट। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम है, तो और हमें पता है O2 का जो मोलर मास होगा वो 32 होगा। 8 को 32 से डिवाइड किया, 1/4 आ गया। वैसे सिमिलरली हाइड्रोजन का 4 ग्राम दिया है, इसका मोल निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा 2। अब देखिए टोटल मोल इससे निकाल लें, दोनों को सम कर देंगे, 9/4 आ गया। तो ये हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने मौजूद हैं। अच्छा, मोल पता चल गया, वॉल्यूम हमको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ये 1 लीटर के बराबर होता है। उसके टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हमेशा हम लोग केल्विन में ही टेम्परेचर यूज करते हैं, ऐसा यूनिट है। तो केल्विन में हम करेंगे 300 केल्विन। अब बताइए, आपको मोल दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, और क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रेशर पूछा जा रहा है। तो क्या पीवी इज टू एनआरटी लगा लेंगे, सीधी सी बात है। पीवी इज टू एनआरटी फॉर्मूले में रखा हमने सबको, और इससे प्रेशर मेरा 56.025 बार आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखिए 16 में क्या है, पेलोड। अब देखिए पेलोड सबसे पहले समझना है, पेलोड होता क्या है। तो देखिए ये बस कॉन्सेप्ट वाइज है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पेलोड से दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं। पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बैलून। जैसे मानिए किसी बैलून में हम हवा भरेंगे, तो क्या करेगा, वहां के एयर को हटाएगा। ठीक है, तो पेलोड ये बेसिकली यही होता है कि कितना जो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस हुआ है, और जिसके कारण डिस्प्लेस हुआ, दोनों के मास में डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द पेलोड, मतलब वो डिफरेंस कितना है। व्हेन अ बैलून ऑफ रेडियस 10 मीटर मास 100 kg इज फिल्ड विथ हीलियम एट 1.66 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें पेलोड कैलकुलेट करना है। तो ऊपर में जो यहाँ तक क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ से लेके, पेन क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया है, ये बेसिकली पेलोड का डेफिनेशन है। तो जिससे अब हमें क्वेश्चन तो मिल ली, यहाँ से स्टार्ट होता है, कैलकुलेट द पेलोड व्हेन अ बैलून ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो बैलून का रेडियस कितना है, 10 मीटर है, मास कितना है 100 किलोग्राम, क्या भरा है हीलियम, कितने बार प्रेशर पे 1.66, कितना टेम्परेचर 27। अब देखिए सब कुछ दे दिया, और क्या दे दिया हमें, और डेंसिटी हमें दे रखा है एयर का 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और आर की वैल्यू देख रखे, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो आपको रेडियस दे रखा है 10,
तो अब आप किसकी तरफ जाएंगे? अब देखिए अब आप ये पूछेंगे कि हाँ आपने यहाँ तो वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम हम क्यों निकालेंगे? तो जब हमें डेंसिटी दिया है, ठीक है, मास दिया है, ठीक है, तो डेंसिटी और मास दिया है, तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए डेंसिटी मास है मतलब डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने बैलून का वॉल्यूम निकाला। बैलून क्या है? हम एक इसको एज ए स्फीयर मान के हम लोग चलते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr³। इससे हमने क्या कर लिया? वॉल्यूम निकाल लिया। अब आपको डेंसिटी दे रखा है तो आप जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो इससे मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर हमें पता चल गया, ठीक है। इससे हमें पता चल गया टेम्परेचर आपको पता ही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मोल नहीं निकल जाएगा? पीवी इज टू एनआरटी में रखेंगे, एन बराबर क्या होगा? पीवी अपॉन आरटी। पीवी इज टू एनआरटी होता है तो एन बराबर क्या हो गया? पीवी अपॉन आरटी। बस सारी चीजों को पुट कर दिया और इससे हमें क्या मिल गया? मोल ऑफ गैस प्रेजेंट, मोल ऑफ गैस प्रेजेंट। अच्छा अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसमें हमें हीलियम की चर्चा कर रखी है, तो देखिए, तो जो मोल है वो आ गया इतना, और हीलियम का वेट हम जानते हैं कि हीलियम का जो मोलर वेट होता है 4 होता है। तो क्या इसको अगर मोल को हम मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हीलियम का मास नहीं आ जाएगा? अब बताइए, कहेंगे ये सब क्या बता रहे हैं? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास होता है। अब देखिए, मोल आपको पता चल गया, मोलर मास आपको 4 पता है, तो क्या मास नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये यहीं से हमने ये मास निकाल लिया हीलियम का। अच्छा, अब हीलियम का मास हमको पता चल गया, ठीक है। अब और हमको पता है मास ऑफ फिल्ड बैलून जो है वो 100 kg रखा हुआ है। तो 100 में अगर हम हीलियम का मास जोड़ दे, ऐड कर देंगे, तो ये हमें टोटल मास हो गया। क्या हो गया? टोटल मास। अब हम क्या करेंगे पेलोड के लिए? अब पेलोड में हमें पता है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, जितना एयर को डिस्प्लेस किया उसमें से अगर बैलून का मास विथ एयर, बैलून में जो गैस भरी है लेके टोटल अगर हमको मास को घटा दें, उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या हमें पेलोड की नहीं आ जाएगी? तो वही 5024.4 हमारा था डिस्प्लेस्ड एयर का मास, और इधर हमने 1216.4 किलोग्राम यहाँ से हम लाए थे मास ऑफ फील्ड बैलून, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3808 किलोग्राम आ गया पेलोड का। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, और आर की वैल्यू दे रखी है। देखिए, आपको ग्राम में बता दिया कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब वेट बता दिया आपको, टेम्परेचर बता दिया, प्रेशर बता दिया, आर बता दिया। अब देखिए, सब कुछ सबसे पहले क्या करें, सबको एक जगह लिख लें क्या क्या दे रखा है। प्रेशर दिया है, वेट दिया है, टेम्परेचर दिया है, और मास हमको का CO2 का पता ही है 44 होता है। अब देखिए, पीवी इज टू एनआरटी में एन के एन को हम लिख लेते हैं W/m। W मतलब गिवन वेट, M मतलब मोलर वेट। तो पीवी इज W/m इंटू आर टी। अब प्रेशर 1, वॉल्यूम नहीं पता, सारा वैल्यू रखते चले गए, उसके बाद वॉल्यूम यहाँ से आके कैलकुलेट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था एकदम, बहुत आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। 2.9 ग्राम ऑफ ए गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस occupied as the same volume as 0.184 gram of hydrogen at 17 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर। देखिए, दो यहाँ पर एकदम बात को सही से सुनना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस? हमसे कह रहा है कि 2.9 ग्राम एक गैस है जो कि 95 डिग्री सेल्सियस पे उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है जितना कि 17 डिग्री सेल्सियस पर 0.184 ग्राम हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई करता है, और दोनों का प्रेशर को क्या रखा? सेम रखा गया, दोनों के प्रेशर को सेम रखा गया। तो आप मोलर मास बता दीजिए उस गैस की। अब बताइए, यहाँ हमको क्लू दिया है कि वॉल्यूम सेम और दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। तो देखिए, वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है, हम समझ गए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास। क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते, ये तो हमने अपनी समझ से लिखा, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं जाना है। पहले आपको क्या करना है, आप मोलर मास सपोज कर लीजिए। तो मान लेते कैपिटल M ग्राम पर मोल होगा।
मास ऑफ गैस आपको दे रखा है 2.9। क्या मोलर मास आपने सपोज किया है, मास दिया हुआ है तो मोल यहां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल लिया। टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर हमने पी लिया है, वॉल्यूम भी लिया है, पी वी का स्टूडेंट आर टी लगाइए। तो यहां से हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाले फॉर्मूले में रख दिया, एन की वैल्यू 2.9 अपॉन एम, आर आर, आर तो आर ही ले लिया, और टेम्परेचर को 368 रख दिया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन का कितना ग्राम दिया हुआ है, 0.184 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन का बोल निकल आएगा तो हाइड्रोजन का मास 2 होगा। H2 की बात हो रही है, H की बात नहीं। H2 जब भी हाइड्रोजन गैस कहा जाए तो H2 होता है, तो यहाँ से हमने इसका मोल निकाल लिया। अच्छा, टेम्परेचर हाइड्रोजन का हमें पता है 17 डिग्री का है, तो 290 केल्विन हो गया। अब पीवी का स्टूडेंट आर टी लगाएंगे, तो पीवी इसे छोड़ दीजिए, एन का जगह आपको एन पता चल गया, आर आर ही रहेगा, टी इधर रख दिया। अब बताइए, दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम, इसका मतलब पीवी बराबर है दोनों। तो क्या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर लें, तो दोनों को कर दिया। अब दोनों को इक्वल टू किए, क्या यहाँ से एन की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आर को आर से काट दीजिए, बाकी यहाँ से एक इक्वेशन एक अननोन, तो एम की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी 40 ग्राम पर मोल। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ, अ मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर कंटेन्स 20% बाय वेट ऑफ डाइऑक्सीजन, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन। देखिए क्या कहा गया, एक मिक्सचर है दो गैस का, किसका, डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन का, मतलब H2 और O2 का। कितने प्रेशर पे, 1 बार प्रेशर पे। कंटेन्स कितना, 20% बाय वेट ऑफ डाइऑक्सीजन। तो यहाँ इसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 20% बाय वेट है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब पार्शियल प्रेशर, अब देखिए पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। तो देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ये चीजें होंगी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल मतलब टोटल प्रेशर इनटू, अगर हम क्या कर दें, 20% बाई वेट ऑफ डाइऑक्सीजन, तो ठीक है। इस यहाँ पर हमारा करने का, एट 1 बार 20% वेट ऑफ डाइऑक्सीजन, अ मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर कंटेन्स 20% बाई वेट ऑफ डाइऑक्सीजन। अच्छा, तो डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन जो है 1 बार प्रेशर पे कंटेन करा है 20% बाय वेट ऑफ डाइऑक्सीजन। तो कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया कि टोटल प्रेशर गैसेस मिक्सचर का 1 बार होगा, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर डाइहाइड्रोजन का क्या होगा, तो उसका 20%, तो पीएच बराबर 1 इंटू 20/100, तो ये कितना आ गया, 0.2 बार आ गया। आसान सी बात हुई, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, तुरंत हो गया। अब चलिए 20 पे आते हैं, बहुत ही आसान। हमें एसआई यूनिट कैलकुलेट करना है, किसका, पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एन। अब बताइए प्रेशर का, हम एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल, प्रेशर का पास्कल हो गया। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, पावर 2 है तो मीटर टू दी पावर 6 हो जाएगा। टेम्परेचर का तो केल्विन, और पावर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। और बाई में मोल है तो मोल पे पावर -1 हो गया। तो मतलब फाइनल क्या बन गया, पास्कल मीटर टू दी पावर 6 केल्विन स्क्वायर मोल इनवर्स। आसान है। अब आते 21 की तरफ। In terms of Charles' law, explain why -273 डिग्री सेल्सियस is the lowest possible temperature। हाँ, चार्ल्स लॉ के बेसिस पे हमें बताना है कि -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले ये आपको बात याद रखनी होगी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वाला ये फॉर्मूला है, वी टी बराबर वी नोट टाइम्स 1 प्लस टी बाई 273। अच्छा, यहाँ पर हमें टी कितना कहा गया है, -270, तो टी की वैल्यू -270 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ गई वॉल्यूम की कितना, 0। मतलब ये कहा गया है कि -273 वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके बाद, जिसके बिलो, जिसके जाने पर वॉल्यूम नेगेटिव हो जाए। क्योंकि 273 पे तो 0 हो गया, अब उससे और जाएंगे तो वॉल्यूम कैसा होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। अब जो किसी भी चीज का वॉल्यूम का निगेटिव होना, ये तो मीनिंगलेस है। वॉल्यूम कभी निगेटिव कैसे होगा, इसीलिए सबसे मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड -81.9 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ दीज हैज स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड फायर।
देखिए दो बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, इसको जैसे टीसी से इसको डिनोट करते हैं। आपने सुना होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, सुना है ना? तो वही है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दो दो गैसें हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है। अब इससे पूछा गया है कि विच ऑफ दिस हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और वो क्यों है, ठीक है। अब देखिए इसमें सीधी सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो CO2 मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा कि देखिए हायर टेम्परेचर पे हायर हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा पोलरिटी रहती है, या फिर हम सीधा सी कह सकते हैं कि हायर टेम्परेचर एंड ड्यू टू हायर टेम्परेचर एंड ग्रेटर क्या पोलैरिटी, CO2 हैज मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन मीथेन, ठीक है। और ये बात हमने यहाँ पर लिख ही रखा है कि देखिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना पोलराइज होगा, पोलराइज होने का मतलब प्लस माइनस डेवलप होगा ना, पोल्स बनने, पॉजिटिव पोल्स निगेटिव पोल्स का बनना, पोलराइज हो जाना। तो वही यहाँ लिखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन CO2 मॉलिक्यूल्स आर more than in CH4 molecule because of the higher temperature and greater polarity। टेम्परेचर ज्यादा तो ज्यादा प्लस माइनस सेपरेटेड रहेंगे, पॉजिटिव पोल निगेटिव मोल बनेगा, मतलब चीजें पोलराइज हो जाएंगी, ठीक है। अब अगला हम लोग 23 नंबर की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वांडर वाल्स पैरामीटर्स। देखिए सबसे पहले तो वांडर वाल इक्वेशन क्या है, तो देखिए जो आप पीवी इज टू एनआरटी पढ़ते हैं वो क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैस, एनआरटी ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें पी प्रेशर, वी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब बताइए ये, लेकिन जितने भी गैसेज हैं जो एक्चुअल गैस जिसको हम रियल गैस कहते हैं या नॉन आइडियल गैस कहते हैं, वो गैसेज क्या होती हैं, वो इससे डेविएशन शो करती है, ठीक है। मतलब कि कोई भी गैस एग्जैक्टली आइडियल नहीं होती है, अप्रोच करती है आइडियल को लेकिन एग्जैक्टली आइडियल नहीं होती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है, क्यों आइडियल गैस इक्वेशन को नहीं फॉलो करती है? इसका दो कारण थे, दो फॉल्टी एजम्पशंस थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, केटीजी के। एक सबसे पहला फॉल्टी एजम्पशन ये था कि जो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस का जो गैस की मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है उसको नेग्लिजिबल माना गया था, एक फॉल्टी एजम्पशन ये था। और दूसरा फॉल्टी एजम्पशन क्या था कि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं। इन दोनों चीजों को सुधार करके, इन दोनों में को ठीक करके एक नया इक्वेशन बनाया गया जिसको हम लोग वंडर वाल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को ठीक किया गया है। तो वही, तो प्रेशर में जो एक फैक्टर ए इंट्रोड्यूस किया गया और वॉल्यूम वाले में फैक्टर बी इंट्रोड्यूस किया गया और बना P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस एन बी इज टू एन आर टी। अब देखिए इस बात को यहां से देखते हैं, हेयर कांस्टेंट ए इज गिवन द आइडिया ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अभी हमने कहा कि वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एजम्पशन में माना गया था कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ए है इसमें कांस्टेंट, वो क्या देता है, वो बताता है या वो आइडिया देता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। इट्स यूनिट इज या आर, इट्स यूनिट्स आर एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल, किसका, ए का। आगे क्या लिखा है, लार्जर द वैल्यू ऑफ ए लार्जर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा ए होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होगी। अब आगे देखते हैं, अनदर पैरामीटर इज कांस्टेंट बी, इट इज कॉल्ड को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो दूसरा पैरामीटर जो है वो हमारा बी है, जिसको हम लोग को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। इट्स यूनिट आर लीटर पर मोल, इसका यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल होगा। इट इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और ये किसको बताता है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसके इफेक्टिव साइज को बताता है। द वैल्यू ऑफ बी इज 4 टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये फैक्ट है कि जो बी होगा वो एक्चुअल गैस के मॉलिक्यूल्स का 4 गुना होगा। तो ये मेरे थे 23 क्वेश्चंस जो कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया।
तो टोटल 23 के 23 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसको 2 पार्ट में किया था। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर आए। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स अभी हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो हो सके थर्मोडायनेमिक्स का हम नेक्स्ट टॉपिक ले आए, है ना, उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। तो आप सब लोग इसके को एक्सरसाइज को सही से करिएगा, एक एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा, जहां दिक्कत हो वहां पे जरूर आप वीडियो का मदद लें। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके पीछे हमने बहुत मेहनत की है, और इसका जो पीडीएफ है जिससे हम अभी पढ़ा रहे थे, ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और कमेंट सेक्शन में भी सबसे ऊपर पिन कर देंगे, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल आपको लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ना, उसको शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आपके व्यूज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यू को बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।